नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी मुख्य सेविका भर्ती एग्ज़ाम प्रिपरेशन क्लास 12 में। आपका स्वागत है। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। कल हमने एक लास्ट क्वेश्चन किया था कल वाली क्लास में कि प्रोटीन कुपोषण का उपचार किस प्रोटोकॉल से प्रारंभ होता है। प्रोटोकॉल का मतलब भी हमने आपको बताया था इसके पहले वाले सेशन में, और इसका राइट आंसर हमने सी बताया था। आज का सेशन यहाँ से स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 201 से। विश्व स्वास्थ्य संगठन का भारत के लिए वर्ष 2015 का टीबी का आंकड़ा है। कुल 22 लाख मामले आए थे 2015 का जो आंकड़ा है, और ये करंट वाला आंकड़ा भी हम लोग देख लेंगे। करंट वाला जो भी डाटा रहेगा बीमारियों से संबंधित, या फिर कोई अगर भारत सरकार ने निर्धारित लक्ष्य है उसको भी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 202, ICTS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज खाद्य संपूर्ण योजना के अंतर्गत गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए राशन घर ले जाओ योजना प्रदान करती है। 600 किलो कैलोरी, यहाँ पर हो जाएगा ए राइट आंसर। सेशन को आप सभी प्लीज़ लाइक सबसे पहले कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद आप सभी शेयर भी कर दिया करें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। बाकी की जो क्लासेस हैं वो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा। अंतराकाशीय स्थान में जल के संचय को कहते हैं। एडिमा कहते हैं। ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे आप सभी तुरंत कमेंट करके पूछिएगा। तानिका शोथ या मस्तिष्क वरण शोथ मेनिंजाइटिस के कारण होता है। तो आप सभी जानते हैं कि जो ब्रेन होता है उसमें ऊपर एक मेनिंजाइटिस की झिल्ली होती है जिसमें सूजन के कारण मेनिंजाइटिस नामक बीमारी होती है। और मेनिंजोकोकस के कारण ये बीमारी होती है तानिका शोथ या फिर मस्तिष्क का वरण शोथ मेनिंजाइटिस, ये मस्तिष्क की बीमारी होती है। 204 का डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 205 बहुत इजी क्वेश्चन है। इसे धूप से मिलने वाला विटामिन भी कहते हैं। विटामिन डी को कहा जाता है। और इस पर क्वेश्चन कई तरह से पूछा जा सकता है। जैसे कल हमने एक क्वेश्चन कराया था कि उसमें बुर्का पहनने वाली औरतें हैं या केवल ऑफिस में काम करने वाली, यानी जिनको धूप नहीं मिलता है, तो ऐसे लोगों में किस विटामिन की कमी हो जाएगी। क्वेश्चन कई प्रकार से घुमा करके पूछा जा सकता है। आपको मेन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि विटामिन डी जो है धूप में शरीर के त्वचा के द्वारा उसका निर्माण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 206, मोटापे की जटिलताओं में इनमें से किसे छोड़ करके अन्य सभी शामिल हैं। अगर मोटापा होगा तो कौन कौन सी समस्या हो सकती है किसी एक को छोड़ करके जो इसमें नहीं शामिल है। तो टाइप 1 मधुमेह को छोड़ दीजिए, बाकी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया अवरोधी निद्रा श्वासरोध, मतलब सो रहे हैं और श्वास लेने में दिक्कत होने लगी अचानक से। आर्थराइटिस गठिया हृदय धमनी की रोग, ये सभी मोटापे की वजह से होने वाली बीमारियां हैं, लेकिन टाइप 1 मधुमेह का मोटापे से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 206 का। क्वेश्चन नंबर 207 पोषण स्थिति की इनमें से किस जैव रासायनिक बायोकेमिकल माप के द्वारा सामान्य से अधिक पोषण की अवस्था का पता लग जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। सामान्य से अधिक अगर पोषण की अवस्था है उसका पता लगाने के लिए कौन सी विधि है, कौन सी जैव रासायनिक माप की विधि है, ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, सीरम LDL। मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ता हूँ, डायरेक्ट जो भी आंसर होता है मैं आपको वही बताने का प्रयास करता हूँ। सीरम LDL, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 208, जन्म के समय कम भार न केवल उच्च नवजात मृत्यु दर से बल्कि और किससे भी संबंधित है। तो शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर
ये दोनों आपके सिलेबस में है। तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी हैं, यानी जन्म के समय जो भार, कितना भार होना चाहिए जन्म के समय बच्चे का, तो लगभग जो है आप देखेंगे 3250 ग्राम या लगभग 3.25 किलो, या इससे भी कम हो सकता है, 3 किलो के आसपास होना चाहिए, 3 kg के आसपास तक। ठीक है, तो ये आंकड़ा, ये जो डाटा है आप सभी लोग कमेंट करके बताइए, देखते हैं आप लोग कितना सही आंसर दे पाते हैं इसका। और इसके पहले वाले कल हमने एक प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन पूछा था, PUF का फुल फॉर्म पूछा था हमने, पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, इसका फुल फॉर्म होता है। तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछी जाए उसका आंसर आप सभी लोग जरूर करिएगा। एक हमने पूछा था कि हेपेटाइटिस का कौन सा टाइप सबसे अधिक खतरनाक होता है, तो हेपेटाइटिस बी। तो जन्म के समय कम भार न केवल उच्च नवजात मृत्यु दर बढ़ता है, बल्कि दीर्घकालिक स्वास्थ्य परिणाम, दुष्परिणाम भी होते हैं, प्रतिरक्षा शक्ति भी घटती है, पोषक तत्वों की कमी। तो इसीलिए देखते हैं कि गर्भावस्था में ही गर्भस्थ माता और शिशु का ध्यान रखने के लिए तमाम जो है योजनाएं चलाई जाती हैं। 208 का डी राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 209, चंद्रमुख किसका लक्षण है? क्वाशरकोर का, प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है चंद्रमुख क्वाशरकोर। चंद्रमुख का लक्षण क्वाशरकोर। स्वस्थ बच्चे का भार कितने की आयु तक उसके जन्म के समय के भार का 2 गुना हो जाता है? मतलब जन्म के समय जितना भार होता है, जो कि अभी हमने आपसे पूछा है, वो आपको कमेंट करके बताना है। और कितने महीने तक वह लगभग 2 गुना हो जाएगा, मतलब 6, 6.5, 6.25, 6.5 किलो कितना। तो अभी पहले आप जन्म के समय का भार कमेंट करके बताइए, उसी का आप डबल करके देखेंगे तो किस माह तक यह वजन उतना होना चाहिए। 6 महीने। 6 महीने पर शिशु का वजन जन्म के समय के वजन का 2 गुना हो जाता है। 210 का ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 211, 211, निम्न में से कौन सी योजना के अंतर्गत पूर्ण शक्ति केंद्र नामक पायलट प्रोजेक्ट आरंभ किया गया था? राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत पूर्ण शक्ति केंद्र नामक पायलट प्रोजेक्ट आरंभ किया गया था। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है बड़े स्तर पर, बृहद स्तर पर। 211 का डी। क्वेश्चन नंबर 212, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है तो देख लेते हैं इसको। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ट्राइफेड, TRIFED का पूर्ण रूप क्या है? ये बिल्कुल अलग तरह का क्वेश्चन इसमें शामिल एक हो गया है, केवल आप आंसर देख लीजिए। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 213, कमर से नितंब का अनुपात किसका संकेतक है? मोटापे का संकेतक है, मोटापा। पेलाग्रा जो है, इसमें देखेंगे वृद्धि विकास, कई तरह की इसमें समस्याएं आती हैं। विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन। तो क्वेश्चन नंबर 213 का यहाँ पर बी है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 214, 214, दस्त व संबंधित रोग, खसरा और श्वसन एवं अन्य संक्रमण के परिणामतः होता है। ऋणात्मक प्रोटीन व ऊर्जा संतुलन। ऋणात्मक का मतलब है कि असंतुलित यानी कम मिलना, प्रोटीन का कम मिलना या कम ऊर्जा का मिलना। तो इससे ये सब जो दिक्कतें होती हैं, दस्त व संबंधित रोग, या कह लीजिए कि उनका इम्बैलेंस होना, डिसबैलेंस होना। ठीक है, कम या ज़्यादा भी होना भी, पोषक तत्वों का कम लेंगे तो भी दिक्कत है, ज़्यादा लेंगे तो भी दिक्कत है। तो यहाँ पर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 215, NRHM राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसकी शुरुआत कब की गई थी? ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम करा चुके हैं।
ठीक है, अगर आपको याद हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसमें ये सभी आते हैं। ग्रामीण जनसंख्या की गुणवत्तापरक स्वास्थ्य देखभाल करना, ग्रामीण जनसंख्या की किफ़ायती स्वास्थ्य देखभाल, विशेष रूप से असुरक्षित समूहों की स्वास्थ्य देखभाल। देखिए, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने का सिर्फ इतना पर्पज़ होता है कि थोड़ा सा आप भी अपने स्तर से बताने का प्रयास करेंगे। अभी जितने भी क्वेश्चन हम कराते हैं, हमारा ये भी रिक्वेस्ट होता है कि आप लोग क्वेश्चन नंबर डाल करके आंसर भी देते रहिए। इससे ये होता है ना कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होती है। केवल आप सुन लेंगे तो चीज़ें फिर कुछ भूलेंगी, कुछ याद रहेंगी। या तो कम से कम 2-3 बार सुनिए वीडियो को, या तो उसको आप उसी समय जो है ना थोड़ा खुद से भी क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास करिए। तो उसमें कुछ चीज़ें आप नई सीखेंगे, फिर वो चीज़ें आपको मेमोराइज भी अच्छे से रहेंगी, ज़्यादा समय के लिए रहेंगी। तो रिवीजन आवश्यक होता है किसी भी चीज़ को बिल्कुल परमानेंटली, अस्थायी रूप से लंबे समय तक याद रखने के लिए। जो मस्तिष्क में न्यूरॉन्स होते हैं जो कि सिनेप्स के थ्रू जुड़े रहते हैं आपस में, इसीलिए कहते हैं कि प्रॉपर नींद, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री माइंड, और जितना कंसंट्रेशन और रिवीजन चीज़ों का बार बार, ये सभी जो है अगर आप कोई भी चीज़ स्टडी करते हैं तो आपको अच्छे से याद रहेगा, लंबे समय तक याद रहेगा, चीज़ें समझ में आती हैं। ये सभी चीज़ें आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 216, इन्फ्लुएंजा की रोगोद्भवन मतलब उसके शुरुआत की जो अवधि होती है, इनक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं, कितने दिन की होती है? 1 से लेकर के 7 दिन, 1 to 7 days। सी राइट आंसर है 216 का। क्वेश्चन नंबर 217, यदि माता किसी दीर्घकालिक रोग से पीड़ित हो या स्तनपान के दौरान पुनः गर्भवती हो जाएं, या मां का दूध पूरी तरह रुक चुका हो, या बच्चे के लिए अपर्याप्त हो, या उपयुक्त सभी, तो स्तनपान नहीं कराते हैं। मतलब स्तनपान किस किस अवस्था में, किन किन अवस्थाओं में नहीं कराना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो ये सभी अवस्थाएं हैं। माता किसी अगर दीर्घकालिक रोग से पीड़ित हो तो भी वो अपने शिशु को स्तनपान न कराएं। अगर स्तनपान के दौरान पुनः गर्भवती हो जाए तो उस अवस्था में भी स्तनपान नहीं कराना चाहिए। माँ का दूध अगर पूरी तरह रुक चुका हो या बच्चे के लिए अपर्याप्त हो तब भी स्तनपान नहीं करवाना चाहिए। आप देखेंगे कि जन्म के बाद शिशु को 6 महीने तक केवल माँ का दूध पर रहने की सलाह दी जाती है, चाहे WHO हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, और कम से कम 6 महीने तक शिशु को माँ का दूध मिलना ही चाहिए बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, उचित पोषण के लिए। क्वेश्चन नंबर 218, वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रख रखाव के लिए शरीर को जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है, ये तो मैं बहुत विस्तार से बता चुका हूँ। पोषक आहार के बारे में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, मिनरल्स, वाटर, और इसके बाद कितने कैलोरी की पर डे की आवश्यकता होती है, कितने ग्राम की पर डे की आवश्यकता होती है, ये सब मैं बहुत अच्छे से करा चुका हूँ। लेकिन डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आपने क्लासेज देखी है कि नहीं देखी, क्लासेज आपने पूरा देखा है कि नहीं देखा है। क्वेश्चन देखिए वही सिंपल वाला वही क्वेश्चन सब लोग कराएंगे, लेकिन ये होता है ना क्वेश्चन में कितने और जो पॉइंट्स हैं, वो फैक्ट हैं, आपको पता चल पाते हैं, कितना अच्छे से हम वो चीज़ों को मेमोराइज कर पाते हैं, कितना अच्छे से आप चीज़ों को सीख पाते हैं। एक क्वेश्चन हमने और पूछा था कल वाले सेशन में, नहीं परसों वाले सेशन में पूछा था, उसका आंसर बहुत कम लोगों ने किया था। हमने पूछा था कि प्रोटीन की पर डे के भोजन में, पोषक आहार में कितने ग्राम की आवश्यकता होती है, तो हमने आपको बताया था 60 ग्राम। फिर हमने आपसे पूछा था कि अगर गर्भवती माता है तो उन्हें कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, या फिर इस 60 ग्राम से कितने ज़्यादा प्रोटीन की उनको आवश्यकता और होती है। अगर आपको पता हो तो आप आज के इस सेशन में कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो हमने बहुत बार आपको बताया हुआ है, प्रोटीन बेसिकली एमिनो अम्ल होते हैं, और प्रोटीन का कार्य होता है वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव कोशिकाओं की, और कोशिका ही जो है बेसिक यूनिट होती है, क्रियात्मक इकाई होती है। तो यहाँ पर प्रोटीन हो जाएगा राइट आंसर। विटामिन क्या करते हैं? शरीर के विभिन्न रोगों से, बीमारियों से रक्षा करने में प्रतिरक्षा तंत्र बनाने का कार्य करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? वसा क्या करते हैं? वसा का कार्य तो
सेकेंडरी कार्य है ऊर्जा प्रदान करना, प्राइमरी कार्य कार्बोहाइड्रेट का है। हालांकि पर ग्राम के हिसाब से देखेंगे तो वसा से सबसे ज़्यादा कैलोरी में ऊर्जा प्राप्त होती है, 9.3 कैलोरी 1 ग्राम वसा से, जबकि 1 ग्राम प्रोटीन या फिर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन की थोड़ी सी ज़्यादा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से, लेकिन शरीर की अधिकांश ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट से होती है। वसा का कार्य क्या होता है और कितने ग्राम वसा की आवश्यकता होती है शरीर को पर डे के भोजन में? प्रोटीन का हमने बता दिया, हमने केवल गर्भवती माता के लिए पूछा है। आप वसा का बता दीजिए केवल बस। एक सामान्य मनुष्य को 3000 कैलोरी पर डे इतना मिलना चाहिए भोजन में, इतना ऊर्जा उसे प्राप्त होना ही चाहिए। और अगर हार्ड वर्क करने वाले हैं तो 4000 कैलोरी। तो इसका आंसर यहाँ पर ए है 218 का। बाकी के जो हमने क्वेश्चन आपसे पूछे वो आप ज़रूर बताइए कमेंट करके। भारतीय संदर्भ में पुरुष एवं महिला का आदर्श शरीर भार क्रमशः कितना होता है? भारतीय संदर्भ में पूछा गया कि पुरुष का वजन कितना हो तो ठीक है, महिला का वजन कितना हो तो ठीक है, एक आदर्श वजन 60 kg 55 kg। ये एक आइडियल जो मानक है वेट का, वो पुरुष का 60 किलोग्राम, महिला का 55 किलोग्राम ये होना चाहिए। आरबीसी का जीवन चक्र होता है, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन चक्र होता है। कार्य क्या होता है आरबीसी का वैसे? तो हीमोग्लोबिन बेसिकली इसमें उसका कार्य होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना शरीर में। तो आरबीसी या फिर लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन चक्र 120 दिन का होता है लगभग। वहीं पर अगर डब्ल्यूबीसी जो कि शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, इसका जीवन चक्र कितना होता है ये कमेंट करके आप सभी बताइए। क्वेश्चन नंबर 221, एमएमआर मातृ मृत्यु दर को किसके रूप में व्यक्त किया जाता है? ये भी हम आपको बता चुके हैं। प्रति 1 लाख गर्भावस्थाओं पर गर्भवती महिलाओं की मृत्यु की संख्या, मतलब 1 लाख गर्भवती माताएं होती हैं, उनमें कितनी गर्भवती महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, उस संख्या को बोला जाता है मातृ मृत्यु दर। तो प्रति 1 लाख पर देखा जाता है, बस आपको याद रखना है प्रति 1 लाख पर। तो 221 का डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 222, 222, संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त कुल कैलोरी का प्रतिशत है। कुल कैलोरी एक हम यहाँ पर नॉर्मल लेके चलते हैं 3000 कैलोरी। तो इसमें लगभग कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त कैलोरी कितनी होनी चाहिए? 60 से 70%, 60 to 70%, 1800 से लेकर के 2100 कैलोरी तक। और अगर हार्ड वर्क करने वाले हैं तो फिर 4000 का 60 और 70% देख सकते हैं। तो 60 से 70% आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 223 बहुत आसान प्रश्न है और इसके बारे में भी ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे प्लीज़ आप कमेंट करके बता दीजिएगा। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन के आंसर में कुछ गलतियां हो जाएं जाने अनजाने में, तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपके मन में। 24 जनवरी को विश्व बालिका दिवस मनाते हैं। 24 जनवरी को विश्व बालिका दिवस, और विश्व महिला दिवस या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 224, सामान्य गर्भावस्था के दौरान किन रोगों के लिए नियमित जांच की जाती है? तो यहाँ पर तीनों हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 225, ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती महिला के लिए आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन की मात्रा है। 60 ग्राम तो चाहिए होता है लगभग
एक सामान्य मनुष्य को प्रोटीन की प्रतिदिन जो आवश्यकता होती है पोषक आहार में, गर्भवती माताओं के लिए कितने अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 27.2 ग्राम। डी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। ये देखिए ICMR 2010 के अनुसार है। डेंगू बुखार के दौरान मानव शरीर में इनमें से क्या घट जाता है? जो प्लेटलेट्स होती हैं, पट्टिकाणु, ये घट जाते हैं। सी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। 227 इनमें से कौन एक जीवाणुजन्य रोग नहीं है? बैक्टीरिया से होने वाला रोग नहीं है इनमें से कौन एक? यानी 3 होंगे बैक्टीरिया से होने वाले। तो एड्स जो है वायरस से होता है, बाकी ये जो तीनों है ये बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। यहाँ पर बी होगा राइट आंसर। बाकी इसको भी आपको ज़रूर याद रखना है कि डिप्थीरिया, काली खांसी, हैजा, ये सभी जीवाणुजन्य बीमारियाँ हैं। 228 भारत सरकार द्वारा पोषण संबंधी रक्ताल्पता रोग निरोध यानी एनीमिया से बचाव के लिए कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1970 में आरंभ किया गया था। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन जो भी क्वेश्चन है उनको देखते चलिए कि जितनी भी करंट की जितनी भी लेटेस्ट योजनाएं हैं 2015, 16, 17, 18, 19, 20 की, उनमें से किसी भी योजना को छोड़ना नहीं है। सबको आपको अच्छे से याद करना है। जो भी ग्रामीण स्वास्थ्य से संबंधित है या फिर शहरी स्वास्थ्य से संबंधित है। कई महिलाओं को थोड़ी उबकाई या उल्टियाँ या मॉर्निंग वीकनेस होती है, जो विशेष रूप से किसके दौरान होती है? गर्भावस्था के 1 से 3 महीने के दौरान। गर्भावस्था के 1 से 3 महीने के दौरान ये होती है। क्वेश्चन नंबर 230 ICMR 2010 के अनुसार 1 से 3 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रतिदिन आवश्यक किलो कैलोरी होती है। ये तो गलत क्वेश्चन है, यहाँ पर कैलोरी होना चाहिए था। ठीक है, कैलोरी, इसको हर जगह आप कैलोरी कर लीजिएगा। या तो ऐसे दिया होता 1.8 किलो कैलोरी तो ठीक था, 1800 लिखा है तो कैलोरी होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1060 कैलोरी। 1 से 3 वर्ग के आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रतिदिन आवश्यक कैलोरी की जो मात्रा है 1060 कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 231, 10 क्वेश्चन और बचे हैं। ट्यूबरकुलोसिस TB संक्रामक रोग है जो कि किस नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है? अगर आप ध्यान से नाम देखेंगे तो आपको यहीं से आंसर मिल जाएगा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। हैजा का किससे होता है? हैजा जीवाणु से होने वाली बीमारी है, बैक्टीरिया से। विब्रियो कॉलेरी बेसिकली क्या होता है? हैजा का जो इंग्लिश नाम होता है कालरा होता है। हम लोग हैजा अगर याद रखें, अगर हैजा ही पता है तो विब्रियो कॉलेरी, तो हमें वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। लेकिन अगर हमें पता हो कि हैजा को कालरा बोलते हैं तो बहुत आसानी से बता सकते हैं कि किस बैक्टीरिया के कारण ये बीमारी हो सकती है, विब्रियो कॉलेरी। इसी तरह से टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफी, मलेरिया का प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, वो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। इसी तरह से सबका अपना है अलग अलग एक। क्वेश्चन नंबर 232, नवजात शिशुओं को की रोकथाम के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन दिया जाता है। DPT, BCG, DPT, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। BCG जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है, ये टीका लगता है। DPT डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस या फिर उसी को काली खांसी बोलते हैं, और टिटनेस। तो 3 बीमारियों से बचाव के लिए DPT का टीका लगता है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 233, गर्भवती महिला के आहार में इनमें से किसे शामिल नहीं किया जा सकता है? सबसे आसान प्रश्न आज के सेशन का, सभी लोग बता देंगे। ये तो
सामान्य मनुष्य के लिए भी इसको शामिल नहीं किया जाना चाहिए। बाकी फल व सब्जियां, दूध, दूध के उत्पाद, अनाज, दालें, ये सभी गर्भवती महिला के आहार में शामिल होना चाहिए। दलिया हो गया। निम्नांकित प्रयोजनों से स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा 5 भोजन समूह प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। ये पहले मैंने क्वेश्चन कराया था, पंच भोजन समूह प्रणाली। तो पोषण संबंधी परामर्श के साधन के रूप में भोज्य पदार्थों की लेबलिंग और निगरानी तंत्र के लिए रोगी को उपचारात्मक आहार समझाना हो कि कितना आपको पोषक पदार्थ, किस प्रकार से उसकी पूरी पूर्ति हो शरीर को। तो पंच भोजन समूह प्रणाली या फिर 5 भोजन समूह प्रणाली का उपयोग किया जाता है जो स्वास्थ्य पेशेवर हैं, प्रोफेशनल हैं। तो यहाँ पर डी हो जाएगा राइट आंसर, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 235, इनमें से कौन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है? प्रोटीन बेसिकली अमीनो अम्ल होते हैं। अमीनो अम्ल कुल 20 प्रकार, शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। 10 अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जिनका निर्माण शरीर स्वयं कर लेता है, उनको बोलते हैं साधारण अमीनो अम्ल। और 10 अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जिन्हें भोजक पदार्थों से ही ग्रहण करना अनिवार्य होता है, अदरवाइज उनकी कमी हो जाएगी, जिन्हें कहते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। इनमें से कौन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है, पूछा गया है आपसे। लाइसीन। लाइसीन किस में पाया जाता है? गेहूं के आटे में। और ग्लूटीन नामक प्रोटीन जो है गेहूं में पाया जाता है। ग्लूटीन याद रखिएगा, ये गेहूं में पाया जाता है प्रोटीन। लाइसीन जो नामक प्रोटीन कहिए या फिर अमीनो अम्ल कहिए, दोनों एक ही बात है। प्रोटीन बेसिकली अमीनो अम्ल ही होते हैं। तो आटे में लाइसीन और गेहूं में ग्लूटीन। तो लाइसीन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 236, खसरे के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी है? किसकी वजह से खसरा होता है? जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, वायरस, शैवाल, कवक, एल्गी या फिर फंगस? तो खसरा एक वायरस से होने वाली बीमारी है। बी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, विषाणु। विषाणु को जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। क्यों? क्योंकि इनको निर्जीव की तरह, क्रिस्टल की तरह इन्हें बोतलों में भी भर के आप रख सकते हैं बहुत लंबे समय के लिए। और जैसे ही ये किसी शरीर में जीवित ऑर्गन्स में पहुंचते हैं, वहाँ पे जैसे ही किसी लिविंग सेल के संपर्क में आते हैं, तुरंत जीवित हो जाएंगे और अपने चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना लेते हैं, एंटीजन का एक कवर बना लेते हैं। इसीलिए विषाणु को नष्ट करने के लिए इतना आसान नहीं होता है। हालांकि ज़्यादा खतरनाक अगर आप देखेंगे ऐसे तो बैक्टीरियल जो बीमारियाँ होती हैं, लेकिन विषाणु के लिए टीके कम होते हैं, इनको नष्ट करने के लिए कम टीके विकसित हो पाते हैं। तो ये भी फैक्ट आप जानते रहिए। क्वेश्चन नंबर 237, इनमें से कौन सा विटामिन शरीर में संश्लेषित हो सकता है? संश्लेषित मतलब है बन सकता है, शरीर में भी उसका निर्माण हो सकता है। ये क्वेश्चन भी आपको हम करा चुके हैं, विटामिन वाला जो थियरी क्लास था। विटामिन डी। और इसी वजह से विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। हार्मोन याद रखिएगा इसको, किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है, किस विटामिन को धूप का विटामिन कहा जाता है। कौन सा विटामिन अस्थियों के लिए, हड्डियों के लिए आवश्यक होता है, कैल्शियम के साथ कम्बिनेशन करके अस्थियों को मजबूती प्रदान करता है। तो सबका आंसर होगा विटामिन डी। और विटामिन डी का जो है सूक्ष्म मात्रा में शरीर में संश्लेषण होता है, निर्माण होता है। आप देखेंगे भी सूर्य की धूप में भी, सन किरण में भी विटामिन डी का जो है निर्माण हो जाता है शरीर के त्वचा के द्वारा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 238, गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं में पीईएम को प्रभावित कर सकता है। पीईएम का फुल फॉर्म आप लोग बताइए पहले। तो यहाँ पर ए भी राइट आंसर होगा, गर्भस्थ शिशु की वृद्धि को प्रभावित कर सकता है, गर्भस्थ शिशु की पोषण स्थिति को भी प्रभावित कर सकता है, गर्भस्थ शिशु की उत्तर जीविता दर को भी प्रभावित कर सकता है। उपर्युक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। तो गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं में पीईएम की जो समस्या होती है उसकी वजह से ये सभी दिक्कतें हो सकती हैं। पीईएम का फुल फॉर्म आप लोग बताइए कमेंट करके, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा इसके बारे में। 238 का डी,
239 यहाँ पर देखिए, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। ये लास्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। गर्भावस्था के दौरान खराब ढंग से नियंत्रित मधुमेह किसका जोखिम बढ़ा देती है? गर्भावस्था के दौरान। तो यहाँ पर भी ये उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। समय से पहले प्रसव, सिजेरियन प्रसव, प्री एक्लेम्पसिया, हाई ब्लड प्रेशर, हाथ पाँव में सूजन और यूरिन में प्रोटीन का जाना, इसको बोलते हैं प्री एक्लेम्पसिया। इसको भी आप याद रखिएगा, इसको आप याद रखिएगा। इसमें क्या दिक्कतें होती हैं? प्री एक्लेम्पसिया में हाई ब्लड प्रेशर, हाथ पाँव में सूजन और यूरिन में प्रोटीन का जाना। ये समस्या हो सकती है अगर प्रेगनेंसी के दौरान मधुमेह का अगर उचित मतलब उसका नियंत्रण नहीं किया जाता है, तो ये सभी जो दिक्कतें हैं वो बढ़ सकती हैं। समय से पहले डिलीवरी हो जाना, सिजेरियन डिलीवरी, ये सभी समस्याएं हो सकती हैं। तो डी यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, उपर्युक्त सभी। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इसके पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर आप सभी कर दिया करें। नाभि रज्जु गर्भनाल के संक्रमण के संकेतों में शामिल है। आधार का लाल या सूजा हुआ दिखना जहाँ पर वो कनेक्टेड है, रक्तस्राव होते रहना, पीला या फिर सफ़ेद मवाद निकलना। तो यहाँ पर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, राइट आंसर। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास 13 में।